अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है वज़ीर आज़म साहब का जारहाना अंदाज। आज बिहाड़ी में तकरीर की है, इंटरनेशनली भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पैगाम भेजा है, सख्त पैगाम भेजा है, साथ साथ डोमेस्टिक भी जो पॉलिटिक्स है उस हवाले से भी इशूज़ को एड्रेस किया। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो सियासी गहमा गहमी है वो काफ़ी तेज़ है। अपोजिशन इस वक्त सड़कों पर भी है, अपनी अपनी रैलियाँ और अपने अपने जो वो जुलूस है वो निकाल रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ज़रा इसका तज्ज़िया हासिल करने की कोशिश करेंगे। आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट कैप्टन जो है बिस्मा मारूफ, और उनको देंगे शाबाश। मैच नहीं जीत सके लेकिन उन्होंने अपनी 6 माह की बेटी के साथ पाकिस्तानियों के और साथ साथ भारतीयों के भी दिल जीत लिए हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं वज़ीर आज़म ने आज जारहाना अंदाज अख्तियार किया। उसमें उन्होंने यूरोप को, अमरीका को, आलमी बरादरी को, साथ साथ जो मुल्क के अंदर अपोजिशन है सबको ही आज आड़े हाथों लिया। गुस्सा था, अग्रेशन था, लेकिन इसके साथ साथ सियासी तौर पे हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं। प्रोग्राम में पहले इससे में इस पे बात करेंगे। असद उमर साहब वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी आज वहाँ पे स्टेज पे भी मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया असद साहब। वज़ीर आज़म साहब ने जो आज तकरीर की है खास तौर पर, और जिस तरह अभी जलसे जो है ये इनका एक सिलसिला हम शुरू हो गया है ये समझें, या ये एक अपनी नौयत का जलसा था, या वज़ीर आज़म साहब और अभी मजीद जलसों से खिताब करेंगे, बवाम में जाएंगे काफी ज्यादा? जी, ये तो फैसला हुआ है कि सिर्फ ये एक जलसा नहीं था। पहले मंडी बहाउद्दीन किया था, आज विहाड़ी हुआ है, इसके बाद हाफजाबाद है, लोअर दीर है, कुर्रम है, मानसेरा है, उसके अलावा भी 1-2 शायद और जलसे हो, सक्कर है उसके बाद। ये रमजान से पहले सारे जलसे। सो कोई खास वजह है? क्योंकि हम देखते हैं कि क्या कोई सियासी दबाव महसूस कर रहे हैं? क्योंकि ये इससे पहले प्रीवियस गवर्नमेंट्स में होता रहा है कि जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी जब वो दबाव था सियासी तौर पे, उन्होंने भी जलसे शुरू किए। हर सियासी हुकूमत में वजीर आजम को जलसे उस पर करने पड़ते जब सियासी दबाव महसूस करे वो। अच्छा, मेरा जो है ना मारिया, इस नुक्ता नज़र जो है वो मुख्तलिफ रहा है, और मैं पिछले कोई 1-1.5 साल से ये अपना नुक्ता नज़र पेश करता रहा हूँ पार्टी मीटिंग के अंदर भी। वो लोग कहते हैं कि नहीं जी, वजीर आजम जो है उनको जलसे नहीं करने चाहिए। जो वजीर आजम अवाम की ताकत के ऊपर इलेक्शन जीत के आया हुआ है, जिसने एक जमीन से 6 लोगों से शुरू करके एक पूरी पार्टी बनाई है और उसकी सारी ताकत ही अवाम है, उसका उस अवाम से कट जाना मेरे ख्याल में सियासी तौर पे कोई अच्छा फैसला नहीं होता। वजीर आजम को, एक अवामी वजीर आजम को अवाम के दरमियान रहना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ऐसा जबरदस्त रेफरेंडम आपको वहां नजर आता है जब बात करते हैं जलसे के अंदर वजीर आजम किस चीज के ऊपर अवाम जो है उनका मजबूत रद्द-ए-अमल आ रहा है, किस चीज का कोई ज्यादा खास असर नहीं हो रहा, वो वहीं का वहीं नजर आ जाता है। लेकिन तो मैं तो बहुत आप तो बहुत छोटी हैं, हमें अपनी बचपन से याद है जुल्फिकार अली भुट्टो तो गद्दाफी स्टेडियम में खड़े होकर फॉरेन पॉलिसी के फैसले किया करते थे। जी, आज कोई पीएम साहब ने भी वही किया है। तो ये क्या ये उन्हीं की जिसे कहते हैं एक्शन उन्हीं की वो जिसे कहते हैं हैंडबुक से एक सफा था भुट्टो साहब की, उन्होंने आज वेस्ट को ललकार दिया, आपने ये किया, आपने वो किया। उनकी हैंडबुक से नहीं था, लेकिन दोनों अवामी लीडर थे, वो भी अवाम की ताकत से आए थे पावर के अंदर। इमरान खान भी अवाम की ताकत से आए हैं और उन्होंने धमकाया, ललकारा किसी को नहीं। उन्होंने बड़ी सादा सी बात की है कि जो आपके पास इख्तियार हासिल है, हर मुल्क के पास इख्तियार हासिल है कि अपनी जो मुल्क की मफादात है उसको देख के फैसले किए जाएं। इसलिए जब कश्मीर के अंदर इतना बड़ा जुल्म होता है, लेकिन क्योंकि भारत की मंडी बहुत बड़ी है तो आप दूसरी तरफ नजर कर लेते हैं, क्योंकि आपके मुल्क का इंटरेस्ट उसमें सर्व होता है। तो हम भी, पाकिस्तान भी फैसले जो है अपने मुल्क के मफाद को देख के करेगा, आपके मफाद को देख के नहीं करेगा। बिल्कुल ऑब्वियसली वरना हम चाहते हैं सबसे दोस्ती है। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट है ना, तो ऑब्वियसली ये फॉरेन ऑफिस और इन सारी जो तमाम स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन के बाद ही आज पीएम साहब ने ये अनाउंस किया है ना। देखिए, ये जो डिसीजन है ये रिफ्लेक्ट क्या कर रहा था, ये जो वोट हुआ ना अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, ये उस वोट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जी, उस वोट से पहले मीटिंग कॉल हुई थी, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर मीडिया के अंदर रिपोर्ट भी हुई होगी वो मीटिंग। उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स थे। फॉरेन ऑफिस ने बड़ी तफसीली एक अपनी पोजीशन बयान की, बल्कि मैंने बहुत सारे सवालात पूछे फॉरेन सेक्रेटरी से उससे पहले। तो पूरी डिबेट के बाद, दोनों तरफ का नुक्ता नजर सुनने के बाद वजीर आजम ने फैसला किया था। उसी बुनियाद के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर
वोटिंग में हमने एब्सटेन किया और उसी फैसले की गमाजी जो है आज वो अपने अवाम के सामने अपने खिताब में कर रहे थे। अच्छा, आपने कहा कि आपका पहले से ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि वजीर आजम को जलसों में और इस तरह की अवामी एक्टिविटीज में जाते रहना चाहिए, लेकिन तब ये बात हुई नहीं ना। अब अचानक से ये सारे जलसों का पूरा एक स्केड्यूल आ गया है। अब ऐसा क्या मुख्तलिफ है जो पहले नहीं था, जो अब पीएम साहब जा रहे हैं जलसों में इस वक्त? एक तो तब्दीली ये हुई कि सेक्रेटरी जनरल असद उमर बन गए, तो जैसे ही पार्टी का मेरे पास जिम्मेदारी आई, जो पहली चीज मैंने पीएम के सामने रखी, हमने कहा जी जलसे, मैं कब से कह रहा हूँ जलसे करने चाहिए। और लेकिन उसके अलावा ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जैसे जैसे आप 2023 के करीब जा रहे हैं तो वो एक सियासी माहौल भी बनना शुरू हो गया है। इस वक्त ऑपोजिशन जो है, एटलीस्ट बिलावल जरदारी जो है, वो अपना नुक्ता नजर लेकर निकले हुए हैं अवाम के अंदर। वजीर आजम को जितने बड़े बड़े जलसे नजर आ रहे, वो उसका तो अशर शीर भी नहीं होते, लेकिन जो भी थोड़े बहुत लोग खड़े होते हैं अवाम तक तो वो पहुंचे हुए हैं, तो वो एक माहौल भी सियासी बना हुआ है, वो बात भी दुरुस्त है। और तहरीके अदम एतबाद के हवाले से जो खास तौर पे ऑपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट है, वो दबाव भी है, या वो भी एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक उसका भी ये काउंटर है कि भाई हम ये जाके अवाम को बताएं कि हमें कोई निकालना चाह रहा है, ये बैरूनी तौर पे कोई दबाव है, इस वजह से हमें अनस्टेबल कर रहे हैं, ये भी नैरेटिव का हिस्सा है ना। हाँ, ये वजीर आजम ने नहीं कहा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, आप भी पढ़ती होंगी, मैं भी पढ़ता हूँ, वजीर आजम ने ये नहीं कहा जो आपने कहा है। लेकिन जो अदम एतमाद की जो तहरीक है, उस तहरीक के ऊपर अदम एतमाद का इजहार तो आज बिलावल ने खुद कर दिया। आपने उनको सुना होगा, उन्होंने लाहौर में क्या कहा कि बड़ा मुश्किल काम है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, और नाकाम हो गए तो फिर भी हम चुप नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने तो अदम एतमाद की तहरीक पे ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया खुद ही। वो तो चले, जो भी उनकी इस वक्त है पोजीशन, क्योंकि ऑब्वियसली वो ये भी कहते हैं जी कि हमने अभी फौरन नहीं दिखाने के कितने मेंबरान हमारे साथ है, पर हमारे पास दस्तखत भी मौजूद है और वो इत्तेहादियों की तरफ से एक पॉजिटिव इशारा भी मौजूद है। लेकिन उतना खुल के इत्तेहादियों ने आपके हक में वो पॉजिटिव इशारा नहीं दिया कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, अभी वो सोच रहे हैं इत्तेहादी। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये जो सोचने के अल्फाज किए गए थे मंसूब, जिनसे वो PMLQ था, चौधरी परवेज इलाही की खुल के स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद मुनीस इलाही आए वजीर आजम से और मुझसे मुलाकात हुई, उसके बाद आपने उनकी ट्वीट भी देखी, तो उन्होंने तो कोई इबाम उसके बाद टीवी पे आके उन्होंने कह दिया ना तारिक बशीर चीमा साहब ने कि हमने नहीं फैसला किया, कहा कि परवेज इलाही के कहने पे मैंने ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये बोला। फिर उसके बाद तारिक बशीर चीमा तो उस मीटिंग में नहीं थे, लेकिन अभी मैं आ रहा हूँ उठ के एक जगह से जहाँ पे 3-4 हम लोग थे, जिसमें तारिक बशीर चीमा और मुनीस इलाही भी थे, मुख्तसर से मुलाकात हुई। एनीवे, जो उसके बाद उस तारिक बशीर चीमा की स्टेटमेंट के बाद फिर मुनीस इलाही की मुलाकात हुई, और वो अगर आप ट्वीट देख लें तो उसमें कोई इबाम की गुंजाइश ही नहीं बचती। उसके अलावा भी बाकी इत्तेहादी जो है वो खड़े में करीब। ये वैसे मैं ये जरूर ऑपोजिशन वालों को बोल दूं कि वो गिनती जरूर हमारे MNAs की जो वो कर रहे हैं वो जरूर करते रहे, जो उनके ख्याल में उनके पास कोई अगर है या कुछ साथ आ गया है, लेकिन जरा सा ये भी वो भी गिनती कर लें कि उनके कितने गिरते जा रहे हैं, कितने हैं आपको वो कितने लोग हैं आपके नजदीक, कितने हैं? ये हम क्यों बताएं? वो तो बता रहे हैं 22 है, वो तो कह रहे हैं आपके 22 हैं। हाँ। जिस दिन वोट होगा उस दिन नजर आ जाएगा आपको कितने। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आज तक जितने भी वोट हुए हैं, बशमूल पिछले माह के अंदर तक जो वोटिंग हुई है, ऑपोजिशन अभी तक अपने पूरे वोट प्रोड्यूस कर नहीं सकी है। लेकिन वजीर आजम साहब के पास क्या कोई लिस्ट आई है ऐसे लोगों की PTI के अंदर से कि भाई जिसके अंदर वो सोच रहे हैं, वो शशोपंज में है और वो ऑपोजिशन से राब्ते में है, क्योंकि ये भी रिपोर्ट हुआ है बड़ा एक्सटेंसिवली? देखिए, हमारे पास रिपोर्ट्स बिल्कुल, हम जाहिर है हम खुद पार्टी में उठते बैठते हैं, मेरी जिम्मेदारी भी है, तो हमें तो तकरीबन सबका पता है कि किसका क्या इस वक्त मिजाज है। लोगों की नाराजगियां भी होती हैं, वो इसलिए नहीं कि इस वक्त कोई अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, वैसे भी चलता रहता है, तो हर एक से बातचीत भी होती रहती है। लोग कभी कभी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते हैं, लेकिन कोई टूट के चला गया है और वो तो जिस दिन खुल के सामने कोई आ जाएगा तो पता चल जाएगा। अभी तक तो वो सिर्फ जो हमारे सामने आए हैं उनमें से कोई भी सिटिंग MNA तो अभी तक एक भी नहीं है। लेकिन फिर भी पंजाब के अंदर जो जिन्होंने आपको ज्वाइन किया था, मैं अफजल चंद साहब की बात करूंगी, नदीम अफजल चंद, वो वापस चले गए, और 2-3 नाम जिन्होंने आपको बाद में ज्वाइन किया था उनके हवाले से खबरें, अब खैर वो एक का दिन में क्लैरिटी आ जाएगी, तो ये वो रिवर्स ऑस्मोसिस भी है जी बाय द वे इस वक्त। आपने साथ और भी देखा होगा कि लोग
جو پہلے نہیں تھے تحریک انصاف میں وہ تحریک انصاف جوائن بھی کر رہے ہیں. ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا ہے یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے, پارٹی کے اندر لوگ آتے ہیں, پارٹی کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن میں صرف یہ آپ سے ایک فیکٹ ہے جو آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی تک کی صورتحال میں کوئی ایک بھی ایم این اے ایسا نہیں ہے تحریک انصاف کا جس نے پبلکلی یہ کہا ہو کہ میں پارٹی کے سٹینڈ کے خلاف جاؤں گا. جیسے میں نے کہا تحفظات لوگوں کی ہوتی ہے, سب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. تو یہ ابھی کی صورتحال ہے, اور دوبارہ میں دوہرا دوں گا کہ اپنی طرف کی بھی گنتی اپوزیشن کر لے, انہوں نے شاید وہ گنتی نہیں کی تھی. جہانگیر ترین صاحب سے پی ایم صاحب نے بات چیت کی, ان کی طبیعت وغیرہ پوچھی, لیکن جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جن کی قربت کہہ لیں وہ لوگ بھی ہیں, تو کیا کوئی فیوچر میں مزید کوئی تعلقات, کوئی روابط یا کوئی کمیونیکیشن کی لائنز کھلنے کا امکان ہے؟ دیکھیں, یہ پی ایم صاحب کی کبھی بھی بالکل بات چیت جو ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ منقطع نہیں ہوئی تھی, اور وہ وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ ایشوز پہ بات ہو جاتی تھی. ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ انہوں نے انفیکٹ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی کیا بات ہوئی لندن میں جب ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی. تو وہ رابطہ ابھی بھی قائم ہے. میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تصحیح کر دیجیے. کبھی بھی جہانگیر ترین نے پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی, عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. ان کا جس طریقے سے ان کے کیسز ہینڈل کیا جائے اس کے اوپر اعتراض ہے, اس پروسیس کی وہ تنقید ضرور کرتے, لیکن انہوں نے کبھی بھی تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف بات نہیں کی, نہ کبھی عمران خان نے اور تحریک انصاف نے جہانگیر ترین کے خلاف بات کی. ٹھیک ہے, آج کنکلوڈنگ سوال, کیونکہ ابھی اپوزیشن سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی امپائر اب نیوٹرل ہے. آج بلاول نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ بھئی وہ ووٹ جس دن ہوگا اس دن ہم کو سب کو پتہ چل جائے گا. تحریک انصاف کا کیا سمجھتی ہے؟ تحریک انصاف تو ہمیشہ سے یہی کہتی تھی کہ امپائر ہمیشہ سے نیوٹرل تھے, جس کو وہ امپائر کہتے ہیں, یعنی کہ فوج جو ہے وہ کہتی ہے آئین اور قانون کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے. وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی نیوٹرل تھے, وہ 2018 کے الیکشن میں بھی نیوٹرل تھے, اس سے بعد بھی نیوٹرل رہے ہیں. ہاں, حکومت کے جو حکومتی جو کام ہوتے ہیں, جو اسٹیٹ کی ذمہ داریاں ہیں, اس کے اندر بھرپور طریقے سے پاکستان فوج نے ہیلپ کی ہے, کولیبریٹ کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. اور یہ بہت عرصے کے بعد, ہمیں دہائیوں کے بعد ایسی صورتحال نظر آئی ہے جہاں پہ ایک جمہوری سویلین گورنمنٹ اور فوج جو ہے اس نے اتنا مل کر, اتنے مثبت طریقے سے ساتھ مل کے قومی مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کیا ہو. وہ تو بہت بڑی ایک عمران خان کی حکومت کی اسٹرینتھ رہی ہے. لیکن جہاں تک آئین سے ماورائے آئین کام کرنے کی بات تھی, وہ پہلے بھی نیوٹرل تھے, وہ آج بھی نیوٹرل. بہت شکریہ. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ تھے, کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو آج یہ بات کی ہے خاص طور پہ کہ پاکستان کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنے گا, فارن پالیسی سے متعلق جو الفاظ استعمال کیے, یہ پاکستان نے جو ووٹ کیا تھا قومی یونائٹڈ نیشنز میں اسی کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے. کوئی نئی بات نہیں کی وزیر اعظم پاکستان نے. بہرحال ان کا کہنا تھا کہ مزید جلسے ہوں گے اور اب آگے ایک طریقے سے الیکشن موڈ میں تحریک انصاف جو ہے اس کو ایک طرح سے سمجھا جائے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. اس کے بعد اس پوری صورتحال کا ذرا ہم تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے, خاص طور پہ وزیر اعظم کی تقریر کے تناظر میں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اس وقت ہم بات کریں گے جو آج وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھی اب پنجاب پہنچ چکے ہیں. اوور آل بہت ہی زیادہ گہما گہمی ہے اگر ہم سیاسی اس پہ بات کریں فرنٹ پہ, تو ہونے کیا جا رہا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان کی آج کی تقریر کو تھوڑا کنسٹرکٹ کرتے ہیں. فہد حسین صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر ضیاء صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ دیں گے اس گفتگو کے اوپر. فہد صاحب, آپ نے تقریر سنی ہے. عمران خان صاحب آج بہت اگریسو تھے, بہت غصے میں تھے, اور کل سے وہ جو ہنٹس دے رہے تھے کہ وہ بیرونی سازش کے بارے میں بات کریں گے, آج انہوں نے اپنے ووٹر کے سامنے یہ بات کی ہے. obviously ووٹر کے سامنے تقریر اور ہوتی ہے, انٹرنیشنل آڈینس کے لیے تقریر اور طریقے سے انٹرپریٹ کی جائے گی. کس طرح کی لگی آپ کو آج کی تقریر خان صاحب کی؟ میرے خیال میں دیکھیے, آج جو جارحیت کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے وہ ایک حد تک تو ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن ایک حوالے سے میرے خیال میں تھوڑا سا وہ ان ایکسپیکٹڈ بھی تھا. اور وہ یہ کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نہیں ہیں, اور وہ اس وقت کنٹینر پہ بھی نہیں ہے, اور وہ حکومت وقت کو گرانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. وہ ایک 22 کروڑ عوام, 22 کروڑ کے ملک, نیوکلیر پاور کے وزیر اعظم ہیں, جن کا ایک لفظ جو ہے وہ پالیسی سمجھا جاتا ہے. اور یہ کوئی عام وقت نہیں ہے, یہ وہ وقت ہے جب ایک انٹرنیشنل کرائسس ہمارے اوپر ہے,
اور وہ انٹرنیشنل کرائسس ایسا نہیں ہے جو کہیں دور پرے ہو رہا ہے. ہم انفارچونیٹلی اس کی سپاٹ لائٹ میں ہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج جو انہوں نے مغرب پہ اور یورپ پہ جو باتیں کی ہیں, وہ جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے تو ایک منطق بنتی ہے, اور اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. بڑی واہ واہ ہوئی, پسند. اچھا, ایز اے ڈومیسٹک آڈینس مجھے بڑی پسند آئی کہ کتنی بہادر باتیں کر رہے ہیں, لیکن اس کا جو اثر ہوگا وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو کیا جب یہ وزیر اعظم صاحب یہ پلان کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ بات کرنی ہے, میرے خیال میں انہوں نے اپنے کوئی وزیروں مشیروں سے بات کی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ بات کی ہوگی, اور میں حیران ہوں کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کے یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, اس کو اس طریقے سے ریڈ کیا جائے گا اور اس سے ہمیں اس کا ایک فال آؤٹ ہو سکتا ہے. کیا انہوں نے وزیر خارجہ سے یہ بات کی؟ کیا انہوں نے جو ان کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان سے یہ ڈسکس کیا کہ میں میلسی میں جا کے ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دینے جا رہا ہوں؟ اور اگر کیا اور ان کو اوور رول کیا تو یہ بڑی خطرناک بات ہے, اور اگر نہیں کیا اور خود ہی بات جڑ دی تو یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے. تو ہر حوالے سے میرے خیال میں یہ اگر نہ کرتے تو بہتر ہے. عامر صاحب, یہ جو بات کی ہے نا کہ یہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے ایک اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے گفتگو کرنا, اور ہر پاکستانی جو ہے اس کا سینٹیمنٹ یہ ویسٹ کے خلاف انہیں غصہ ہے. جو باتیں ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر جس دور سے پاکستانی گزرے ہیں, وہ سارا غصہ, اور آج پی ایم نے اسی کی جو ہے ایک طریقے سے ایکسپریشن کی. لیکن آبویسلی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی حقیقتیں کچھ اور ہیں. فورن آفس کے لوگ خود آف دا ریکارڈ بات کرتے ہیں کہ جب پی ایم صاحب کا کوئی سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے تو مشکل ہمیں پڑ جاتی ہے, ہمارے ایمبیسڈرز کو, ہمارے ڈپلومیٹس کو مشکل پڑ جاتی. آج کی اس سٹیٹمنٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے اپنی تمام سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے؟ پہلی بات تو آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ جی ایک پاپولر اپیل ہے اس چیز کی, اور ظاہر ہے کہ آپ پاکستان کے کراچی سے لے کے خیبر تک اگر آپ بات کریں تو لوگوں میں ایک بڑا ایک ناراضگی کا اظہار ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی مغرب کے ساتھ پاکستان نے بہت زیادہ تعاون کیا, پاکستان نے ان کی جنگیں لڑیں, اپنے ملک کو برباد کیا, اور اس کے نتیجے میں جب بات آتی ہے فیصلہ کرنے کی, کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اسٹریٹجک پارٹنر بھارت بن جاتا ہے ان کا, اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بجائے کنورجنس کے ڈائیورجن زیادہ آپ کو نظر آتی ہے, اور جو کچھ پاکستان کے مفاد میں ہوتا ہے وہ مغرب کے مفاد میں آپ کو بظاہر ہوتا وہ نظر نہیں آتا. کنٹین چائنا پالیسی کے اوپر ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے, روس کے دورے پہ پریشر ہوتا ہے, تو یہ سارا اس سیاق و سباق میں آپ دیکھیں. اچھا, جو ایک ہماری روایتی ایک سوچ ہے, کنونشنل تھنکنگ ہے, وزڈم یہ کہتا ہے کہ جی غالباً ہمیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے, اور اس کا بالکل فواد صاحب نے بالکل صحیح کہا. ابھی میں 2-4 میرے پاس میسیجز بھی آئے پرانے کچھ امبیسڈرز کے کہ جناب اس طرح کی بات غالباً نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن آپ یہ سوچیں کہ پاکستان جب بات نہیں بھی کرتا تب بھی اس میں دباؤ برقرار ہے. ہم بدستور ایف اے ٹی ایف کی لسٹ پر ہیں, بدستور آئی ایم ایف کے سامنے جو ہمارے سخت ترین شرائط کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اسی طرح کا ہمیں دباؤ ہے. تو پھر اگر پاکستان کے پاس کوئی چوائسز ہے نہیں, کیونکہ آپ کچھ بھی کر لیں, جو افغانستان میں امریکہ ناکام ہوا ہے اس کا ملبہ وہ پاکستان پہ گرانا چاہتا ہے, اور وہ پاکستان کو رائٹ سائڈ پہ اپنے رکھنے کے لیے جو شرائط پیش کر رہا ہے, چاہے ہم اس کا کہتے ہیں نا سب کے سامنے اظہار کریں یا پس پردہ کریں, وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. وہ کہے گا نہیں جی آپ کو مطلب ہے بھارت کی ہیجمنی قبول کرنی ہے, چائنا کے خلاف آپ کو بات کرنی ہے, سی پیک کو رول بیک کرنا ہے, بہت ساری چیزیں سے اس فہد میں ہیں. وہ بالکل یہ بھی کہے گا کہ جناب جو آپ کا نیوکلیر پروگرام ہے اس پر بھی مغرب کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں. اسی طرح آپ نے روس کا دورہ کیا, اس پر بھی وہ بہت ناخوش ہیں. تو ظاہر ہے کہ پروس اینڈ کونس, دیکھیں عمران خان وزیر اعظم ہیں, انہوں نے مطلب ایک طویل عرصہ ایک پولیٹیکل ولڈرنس میں بھی گزارا ہے, تو وہ بالکل اسی طرح کے کوئی بھولے شخصیت نہیں ہے کہ انہوں نے بلا سوچے سمجھے بات کر دی ہوگی. انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جی اس کے پروس اینڈ کونس کیا ہیں, مشورہ بھی کیا ہوگا, اور پھر ظاہر ہے کہ اس مشورے کو رد بھی کر سکتے ہیں, قبول بھی کر سکتے ہیں. میں تو اس بات پہ حیران ہوں, ابھی کچھ دن پہلے رزاق داؤد صاحب نے ایک بیان دیا کہ بھارت کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے. اب عمران خان کا ویژن یہ ہے, یا عمران خان کا پالیسی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جناب جب تک بھارت رول بیک نہیں کرے گا وہ جو 5 اگست سے اقدامات مقبوضہ کشمیر میں, ہم ان سے معمول کے تعلقات نہیں رکھیں گے. لیکن انہی کی کیبنٹ میں ایک آدمی جو ہے ان کی پالیسی کو انڈرمائن کر رہا ہے, تو وہاں پر یہ بھی ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ کہ جس طرح کا دباؤ کا شکار ہے, ایک انہوں نے پاپولر بات کی ہے, عوام کے سینٹیمنٹ کی عکاسی کی ہے, اور ہمیں قیمت چکانے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اور آئدر وے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دباؤ تو آئے گا. لیکن فہد صاحب ایک اور بات ہے, جو یورپین امبیسڈرز کے لیٹر کی بات کی ہے نا, یہ بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں تھی.
یہ کوئی بیٹھ کر کسی فارمل طریقے سے پاکستانی حکومت کو اس طرح سے کنوے کرنے والی بات نہیں ہے. باقاعدہ ایک لیٹر لکھ کے اس پہ سائن کر کے آپ نے وہ پبلک کر دیا. آپ حکومت پاکستان کو کیا پبلکلی امبیرس کرنا چاہ رہے تھے یا آپ ان کو پبلکلی دباؤ ڈالنا چاہ رہے تھے؟ اور یہ بات فیکچولی کریکٹ ہے کہ بھارت میں اس طرح کیا ہے, کسی اور ملک میں وہاں پر یورپین ایمبیسڈرز نے اس طرح خط لکھے ہیں؟ سو یہ بھی تضاد تو ہے نا. دیکھیے تضاد بالکل ہے. یہ اسی طریقے سے تضاد ہے کہ جب امریکہ جو ہے وہ عراق پہ چڑھ دوڑتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ معاملات اس طریقے کے نہیں ہوتے جیسے کہ روس جو ہے وہ یوکرین پہ چڑھتا ہے. اب وہ امریکہ جب عراق پہ چڑھتا ہے تو وہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کے تھرو ریزولوشن بھی لے لیتا ہے, سارا کچھ کر لیتا ہے کیونکہ اس کی دھونس دھمکی ہے, تو وہ ہی کین گیٹ اوے ود اٹ. یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں. ورلڈ از ناٹ این ایکول پلیس, یہ نہیں ہے ایسی, ہمیں سب کو معلوم ہے. اور ہمیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں اپنے مفادات کو سامنے رکھنا ہے. یہاں پہ مورل یا اخلاقیات پہ سفارتکاری نہیں ہوتی, یہاں پہ مفادات کے اوپر ہوتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان کا مفاد کیا ہے. یوکرین کا مفاد نہیں, امریکہ کا نہیں, اور نہ ہی چین کا, مجھے کہنے دیجئے, یا کسی اور, پاکستان کا. کیا پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ ہم مغرب کی آنکھوں میں انگلیاں ڈالیں, ماریں, جب ہم خود ولنریبل ہیں؟ آپ نے بھارت کی اگزامپل دی, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, لیکن کیا بھارت اتنا ولنریبل ہے جتنے کہ ہم ہیں؟ بھارت کی جو مظالم کر رہا ہے کشمیر پہ, اس کو اس طرح کی مذمت اس کی نہیں ہوتی. غلط ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ مغرب کو ان کی زیادہ ضرورت ہے, ہماری کیوں کم ہے؟ کیونکہ ہم خود کمزور ہیں. تو میرے خیال میں پہلے ذرا اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیں, ان کو بہتر کریں, ٹھیک کریں, اور پھر ہم اس لیول پہ آئیں کہ ہم اگر مغرب کی آنکھوں میں انگلیاں مارنا بھی چاہیں تو ہم مار سکیں. آج ہم نہیں کر سکتے, ہوش مندی سے کام لینے کی ضرورت. انفارچونیٹ نہیں کر سکتے, بالکل صحیح بات ہے, پریگمیٹک بات ہے. لیکن اس وقت جو خان صاحب کی تقریر تھی, مجھے اس میں تھوڑا شیڈ وہ نظر آیا جب آخری دنوں میں بھٹو صاحب نے جا کے ایسے عوام میں تقریر کی تھی کہ جی میں نے کچھ بولڈ فیصلے لیے ہیں, سخت فیصلے لیے, میری حکومت کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں. آج آپ کو لگتا ہے اس پولیٹیکل پلے بک, وہ جو ہینڈ بک سے ایک پیج تھا, وہ وزیر اعظم صاحب نے اسی کو, میرے خیال میں یہ ریفلیکشن اس بات کی ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے اس میں کچھ ہے. اچھا دیکھیے حکومت کے پاس ماریا ساری انفارمیشن ہوتی ہے. اگر میرے اور آپ کے پاس ہے تو آپ کے خیال میں ان کے پاس نہیں ہے. ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ کتنے ان کے لوگ ہیں جو اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہیں. انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون سے اتحادیوں میں سے کون ہے جو ووٹنگ کے لیے ان کے خلاف تیار ہے. چنانچہ یہ جو آج کی تقریر تھی, مجھے لگتا ہے کہ یہ ان تمام انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ ان کا رد عمل ہے کہ اگر میں نکالا جاؤں, جو کہ اب شاید ان کو احساس ہو رہا ہے کہ اس کے امکانات روشن ہو رہے ہیں, گارنٹیڈ تو نہیں ہے لیکن روشن ہو رہے ہیں, تو اس کے رد عمل میں مجھے کیا کرنا ہے؟ ایک دباؤ جو آج جھلک رہا تھا, اور دوسرا کہ اگر میں نکالا گیا تو میں نے کل کو کیا بات کرنی ہے, اس کا آج ٹریلر چلا ہے. ووٹر کو کیا بیچنا ہے؟ بیکاز obviously ایک ووٹر کے لیے اگر یہ تحریک عدم اعتماد جب پیش ہوگی, اس کے ارد گرد اپنے ووٹر کو بھی تو جواب دینا ہے نا. تو وہ جو ایک پرفیکٹ نیریٹو تھا, وہ بہرحال وہ ایک طریقے سے پاپولر نیریٹو یہ مل گیا ہے اس وقت تحریک انصاف کو. عامر صاحب, جو تحریک عدم اعتماد ہے, اس کی کامیابی کے امکانات کے بارے میں آج بلاول نے گفتگو کی. ذرا ہم ان کے اپوزیشن جو آج کی پریس کانفرنس ہے, خاص طور پہ بلاول کی, اس کی روشنی میں اس کا ذرا جائزہ لیتے. کیا کہا ہے بلاول نے, ذرا سنیے. ہمارا اپوزیشن کی نتیجے میں حکومت اس وقت بہت پریشر میں ہے. تو جہاں تک نیوٹرلٹی کی بات ہے, اس نیوٹرلٹی کا امتحان چند دنوں بعد اب آنے والا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی اتحادیوں کا رول بہت ہی اہم ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد لے کر آیا گیا تھا, وہ ایک غیر جمہوری عدم اعتماد, اور ہمارا ایک پورا کا پورا جمہوری بنیادوں پہ مبتنی عدم اعتماد ہے. جہاں تک کامیابی کی بات ہے, مشکل ٹاسک ہے. میں کوئی آپ کو 100% گارنٹی وکٹری کا نہیں دے سکتے. ہر جیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کامیاب ہو تو زبردست, نہ ہوا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. ہم لگے رہیں گے, اس کے پیچھے لگے رہیں گے. پہلے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف لے کے آئیں گے یا پہلے وزیر اعظم کے خلاف لے کے آئیں گے؟ انشاءاللہ تعالی جلد مولانا صاحب, صدر زرداری صاحب, نواز شریف صاحب مل رہے ہیں اور ان چیزوں کو وہ فائنلائز کریں گے. میرا خیال میں ہمیں دونوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے.
आमिर साहब, ये जो जब बिलावल से पूछा गया कि अदम एतमाद के लिए स्पीकर के खिलाफ ये लेके आएंगे तहरीक वज़ीर-ए-आज़म, तो उनका बड़ा स्पेसिफिक जवाब था। बिलावल ने कहा है कि भी मुशावरत हो रही है और उनका ख्याल है कि ये दोनों के खिलाफ लाना चाहिए। तो आपको लगता है कि अपोजिशन में तमाम खदो खाल इस पूरी तहरीक अदम एतमाद के इसके बारे में बातें तय हो जाएंगी या अभी भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इनमें? मारिए, इबाम भी है और इख्तलाफ भी है। मतलब इबाम ये कि जिस तरह बिलावल साहब के आपने खुद अभी साउंड बाइट बताया, उन्होंने कहा जी कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग कामयाब हो जाएंगे, और ज़ाहिर है कि फिर मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया, तो कोशिश करके देख रहे हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब एक तो इख्तलाफात किस किस के दरमियान है। एक तो ज़ाहिर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हर चीज पे इत्तेफाक नहीं है, और असल बात ये नहीं है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है कि उसमें उसके क्या खदोखाल होंगे। हुकूमत जो होगी वो पूरी 5 साल पूरे करने देगी इस असेंबली को, फौरन इलेक्शन कराएगी, किस तरह के रिफॉर्म्स की बात होगी, ये सारे सवालात हैं। और ज़ाहिर है कि इत्तेमाद की कमी भी है। गो कि नून लीग के लोग कहते हैं जी हम पीपल्स पार्टी के कई लोगों को वजीर भी बनाएंगे, फेडरल हुकूमत में भी शामिल करेंगे, लेकिन जाहिर है कि एक दूसरे से, क्योंकि आखिरकार इनको भी आपस में मुकाबला करना है इंतखाबात में। अच्छा, उसी तरह खुद नून लीग के अंदर भी जो है, एक आप ये नहीं कह सकते कि सब लोग एक सफ़े पर। शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये है कि फौरन जो है, मतलब है कि उनको अगर मौका मिल जाता है, वो समझते हैं कि उनके खिलाफ बड़े बड़े मेगा करप्शन के केसेस हैं, इक़्तिदार में आके वो उनको मैनेज करेंगे, कुछ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की बात होगी। लेकिन नून लीग में ही एक बड़ा कहते हैं ना हल्का है कि जो समझता है कि नहीं जी हम अगर इस वक्त हुकूमत ले लेंगे तो जो सूरत हाल है, माशी चैलेंजेस हैं इस मुल्क के, वो खारजी महाज पे चैलेंजेस हैं, तो उसका हल किसी के पास भी नहीं है। अच्छा। बात ही कि आप तनकीद तो बहुत अच्छी कर सकते हैं कि जी इन्फ्लेशन है और जी फला चीज है, लेकिन जो एक पूरा सिनेरियो है दुनिया का कि कमोडिटी प्राइसेस ज्यादा हैं और कोई आप लोग मतलब है बाहर से मदद नहीं मिलेगी और ये नहीं होगा, तो उसके अंदर किसी के पास अच्छा एक मुतबादिल रास्ता नहीं है। अच्छा। तो मैं नहीं समझता कि उसके अंदर जो है कि जो इबाम है उनकी पॉलिसियों में है, हिज़्ब इख्तिलाफ की, और फिर इख्तिलाफात का भी शिकार हैं। अच्छा। तो अभी आप बिल्कुल 100% नहीं कह सकते कि जी खेल तय हो गया और इमरान खान इज डाउन एंड आउट। तो अभी तो मतलब है तेल देखें, तेल की धार देखें, अभी तो चलेगा, गेम अभी ऑन है, अभी गेम ऑन है। ये फहद साहब, ये जो इबहाम है कि वजीर आजम के खिलाफ लेके यानी तहरीक अदम, ये पूछा स्पेसिफिकली, और रिपोर्टर ना इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे सवाल पूछता है, तो उन्होंने कहा ये हम तय करेंगे, क्लैरिटी से नहीं बताया कि हम किसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे। तो देखिए, अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन है जो वो ये है कि ये टारगेट जो है वजीर आजम ही है। अगर तो स्पीकर के अगेंस्ट होती है तो वो इन एडिशन होगा, उसके नहीं होगा। दूसरा ये कि स्पीकर के खिलाफ वो क्यों लाना चाहते हैं, दो वजूहत दी जा रही है। एक ये कि जी क्योंकि सीक्रेट बैलेट है तो उसमें जरा आसानी होगी और उसमें हम अंदाजा भी हो जाएगा कि किस तरफ जो है वो हवा का रुख है। दूसरा ये कि जी स्पीकर अगर उस कुर्सी पे बराजुमान रहेंगे तो वो प्रोसीडिंग्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये पार्टी के अंदर जो ऑपोजिशन के अंदर डिस्कशन हुई, ये कमजोर पड़ गए। पहली बात तो ये कि आई थिंक उनका ये है कि जी आपका हदफ जो है वज़ीर आज़म है, सबसे पहले उसी पे जाना है। दूसरा ये कि अगर वो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद ले भी आते हैं तो जो डिप्टी स्पीकर है वो पीएमएल का तो नहीं है, वो भी नहीं कहे, वो वहां पे चले जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ भी ये केस चल रहा है जिसका फैसला आने वाला है, तो इनकी कैलकुलेशन ये है कि शायद अगर उनके खिलाफ वो इलेक्शन का मामला है तो वो भी नॉकआउट हो जाए तो हो जाएगा, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में टारगेट वज़ीर आज़म है। लेकिन अप्रोच में तो फर्क है ना। जैसे बिलावल बड़े क्लियरली कह चुके हैं कि हमें हुकूमती इत्तेहादियों की तरफ रुख करना चाहिए, पीएमएल का फोकस है कि पीटीआई के अंदर नकब लगानी चाहिए। ये फर्क है बड़ा अप्रोच में दोनों। फर्क पब्लिकली आपको नजर आ रहा है लेकिन प्राइवेटली नहीं है इतना। प्राइवेटली ये है कि जो अभी तक की जो बता रहे हैं हमें, वो ये है कि इनके नंबर्स हो गए पूरे और वो पूरे तहादियों के बगैर हुए हैं। अच्छा। लेकिन वो जितने पूरे हुए हैं वो इतने नहीं है कि उनमें से 2-4 आगे पीछे हो तो जो वो सेफ रहेंगे। तो इसलिए इत्तेहादियों को ये एज अ बोनस लाना चाह रहे हैं, एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी लाना चाह रहे हैं कि हमारे पास इतने नंबर हो जाएं कि हम सेफ हो जाएं। ऑप्टिमिस्टिकली जो इनका टारगेट है वो है 190 का। ठीक है, 190 लाने हैं। वो बहुत बड़ा आस्क है। इस टाइम इनके पास तकरीबन जो अभी ये कह रहे हैं वो 178 के करीब है। तो वो उसके ऊपर से अगर 7 MQM ऐड करें और 5 PMLQ ऐड करें और 3 GDA करें तो फिर ये पहुंचते हैं 190 पर। लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि इत्तेहादियों में से कुछ ने तो फैसला कर लिया है। अच्छा। लेकिन वो फैसला अभी पब्लिक नहीं होगा जब तक ये एक्चुअली मोशन जो है ये टेबल नहीं होगा। ये जो एक ख्वाहिश है और एक कैपेसिटी है आमिर साहब,
पॉलिटिकल मैनेजमेंट तो अब वजीर आजम साहब खुद कर रहे हैं। जो पहले इनको कहा जाता था कि जी पॉलिटिकल मैनेजमेंट पहले अगर कर ली जाती शायद ये नौबत ना आती, अब वो एमक्यूएम से भी मिलेंगे, वो मुस्लिम लीग काफ से भी मिलेंगे। जो इत्तेहादी होते हैं ना उनका ज्यादातर यही होता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसी के साथ हमारे मामला तय हो जाए, हमें कोई जो मिलना मिलाना या जो भी हमारे जो मुतालबात है वो पूरे हो जाएं। क्या वो नफसियाती हद जो है वो अबूर हो चुकी है इत्तेहादियों की, या अभी भी वो उस हद के अंदर अंदर ही है कि इसी सिस्टम के अंदर अगर हमने कुछ अपने आप को एडजस्ट करना है तो कर लें? मेरा जो अंदाजा है, जो थोड़ी बहुत बातचीत हुई है मेरी इस वक्त जो इत्तेहादी हैं इनके हुकूमत के, उससे अंदाजा ये होता है, देखिए सियासत लो और दो का खेल है ना, कि आपको क्या मिलता है और उसके एवज क्या देना पड़ता है। तो हिज़्ब इख्तिलाफ के पास ऐसी क्या चीज देने को है कि एमक्यूएम की ललचा जाए या पीएमएल-क्यू ललचा जाए, उस पर जीडीए ललचा जाए। मतलब फिर इनके तजादात हैं, ज़ाहिर है कि अगर एमक्यूएम को करते हैं तो उसका कन्फेडरेशन पीपल्स पार्टी से है उनके अंदर। उसी तरह पीएमएल-क्यू को अगर आप बहुत ज्यादा नवाजते हैं तो ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब खुद इतने खुश नहीं होंगे, जो कुछ उनकी मतलब उसके बदले उनको देना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि इत्तेहादी इस वक्त आपको हिलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, जहां तक ये है कि जी पार्टी में रूठे हुए लोग हमेशा होते हैं, और अगर हिज़्ब इख्तिलाफ नकब लगा सकती है तो हुकूमत भी नकब लगा सकती है। असल खेल उस वक्त शुरू होगा कि जब आप कहते हैं ना इस मूव को पार्लियामेंट में जमा करेंगे नेशनल असेंबली के अंदर, उस वक्त फिर पता चलेगा कि जो असल व्हीलिंग एंड डीलिंग शुरू होगी और लोग राब्ते कर रहे होंगे और एक हेक्टिक एफर्ट होगा। अच्छा, बाद लोग ये समझते हैं कि जी अभी से क्यों नहीं हो रहा, तो अभी तो कबल वक्त है, अभी से कोई क्यों करेगा। हुकूमत जो है वो इंतजार करेगी कि पहले वो अपनी चाल चल रहे ना, हिज़्ब इख्तिलाफ चाल चल रहे। लेकिन आमिर साहब वो लिस्ट तो पीएम साहब के पास पहुंच गई ना, उनके पास जो तहकीकाती एजेंसीज हैं या जो भी मालूम, उससे वो लिस्ट तो पीएम साहब के पास पहुंच गई है। जब लिस्ट एक दफा पहुंच जाए तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर पहुंच जाए लिस्ट तो उसके बाद फिर नाकाम बनाना आसान है तहरीक अदम एतमाद का, क्योंकि नाम आ गया आपके पास। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि ठीक है उनके पास मालूमात आ गई, बिल्कुल फर्ज सही कह रहे हैं कि हुकूमत के पास है इंफॉर्मेशन, लेकिन अब वो कब इसको काउंटरैक्ट करेगा, कब वो इसको काउंटर करने के लिए निकलेंगे अपने और अपने हिमायतियों के साथ और उनके जो इत्तेहादी हैं, तो वो मेरे ख्याल में वक्त अभी नहीं है। अभी तो हिज़्ब इख्तिलाफ को आप अपना पूरा एफर्ट लगाने दें, मिजाज बनाने दें, उसके बाद जब 2-4 दिन रह जाएंगे, आखिरी 48 आवर्स रह जाएंगे, तब लोग घबराना शुरू होंगे इस मामले में। अच्छा। वो हिज़्ब इख्तिलाफ के भी लोग उतने ही दबाव में होंगे जितना कि अगर बकौल आपके हुकूमत के हैं। तो खेल अभी बिल्कुल ये नहीं होगा कि जी अगर 12 लोगों ने वादा कर लिया है कि आके पीटीआई के इधर शामिल हो जाएंगे तो ऐसे ही होगा। लास्ट मिनट पे क्या होता है, लास्ट मिनट पे कहाँ चले जाते हैं इनके हिज़्ब इख्तिलाफ के बहुत सारे वोटर, हमें नहीं पता। कोई इलाज कराने जा सकता है, कोई बीमार हो सकता है, 163 इनके पास हैं और अभी भी अली वजीर गालिबन जेल में है, एक आध और कोई मुल्क से बाहर है, तो 2-4 इधर उधर हो सकते हैं उनके भी। जब इतना टाइट खेल हो ना तो उसमें आप नहीं कह सकते कि जनाब हुकूमत के हाथ से बिल्कुल चीजें निकल गई। कंक्लूडिंग नोट फाद साहब, खेल तो बहुत ज्यादा बहुत क्लोज जिसे कहते हैं ना फर्क है, लेकिन इसमें एक और फैक्टर है ना कि पहले वो जो न्यूट्रलिटी वाली बात आ गई ना, वो पहले न्यूट्रलिटी नहीं थी और वो नहीं थी, वो सब क्लेम करते हैं, अब वो न्यूट्रलिटी वाली बात आ गई। दूसरी बात है हुकूमत के पास अगर नाम हो तो उनके पास उस इंफॉर्मेशन की ताकत है, उनके पास रिसोर्सेज है, उनको रोकने की पूरी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी है। बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में अल्टीमेटली घूम फिर के अगर आप बिल्कुल जो इस सारे मामले की जो बुनियाद है उसमें आए ना, हुकूमत के पास वसाइल भी हैं, हुकूमत के पास असर रसूख भी है, वो बहुत कुछ लोगों को दे भी सकते हैं, चाहे वो उनके अपने मेम्बरान हों, चाहे वो इत्तेहादी हों, सब कुछ है। लेकिन बात घूम फिर के आई है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी क्या कहती है, क्योंकि न्यूट्रलिटी एक्चुअली न्यूट्रलिटी नहीं होती। अगर आप किसी के साथ हैं और फिर आप न्यूट्रल हैं तो उसमें जो एक इन्फ्लुएंस आ रहा है वो बड़ा फर्क है। और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो ये फैसला करना चाह रहे हैं, चाहे वो इत्तेहादी हों, चाहे वो उनके अपने लोग हों, वो अपनी छोटे मोटे कामों की बुनियाद पे ये फैसला नहीं करेंगे और ना ही वो अपनी कुछ ओहदों की बुनियाद पे फैसला करेंगे, वो फैसला करेंगे न्यूट्रलिटी की बुनियाद पे। और वो बड़ा फैसला जो है उसको काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो। और जैसे आज बिलावल ने कहा कि वो फिर वोटिंग के टाइम पे एग्जैक्टली पता चलेगा जी कि न्यूट्रलिटी का जो ये है इस वक्त क्या स्टेटस है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। आज बड़ी एक क्यूट सी इमेज सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कैप्टन बिस्मा मारूफ अपनी बेटी के साथ आज जब गई मैच खेलने के लिए, वहां पे क्या हुआ, ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान और इंडिया की विमेंस क्रिकेट टीम का मैच था वर्ल्ड कप का। पाकिस्तानी टीम जीत तो नहीं सकी, लेकिन एक मोमेंट था जिसने करोड़ों लोगों के दिल जीत ली। और वो मोमेंट था, वो तस्वीर थी जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है बिस्मा मारूफ, वो अपनी बेटी को गोद में उठाए
ग्राउंड में आ रही हैं और उनकी बेटी 6 माह की है, नन्ही फातिमा, और शाबाश कहेंगे हम बिस्मा मारूफ को कि अपनी बच्ची की विलादत के बाद वो जिस तरह से खेल के मैदान में फ़ौरन लौटी हैं, पाकिस्तानी टीम को कैप्टन कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ख़वातीन को अगर भरपूर तरीके से सपोर्ट दी जाए तो वो ये सब काम कर सकती हैं। इसमें पीसीबी के किरदार की भी तारीफ़ करनी होगी जिन्होंने फैसिलिटेट किया बिस्मा को इस मौके पर कि अपनी बेटी को साथ लेकर जा सकती हैं ताकि वो मेंटली भी और फिजिकली हर तरीके से इस गेम के अंदर 100% अपना दे सकें। लेकिन इससे भी बढ़ के एक और लम्हा बड़ा जो आज वायरल हुआ वो उस वक्त था कि जब इंडियन टीम की खिलाड़ी आई हैं और वो बिस्मा की बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उससे सेल्फीज ले रही है, उनमें से एक अपने खाने में से उसको निकाल के कुछ खिला रही है और उसने बच्ची ने जो है उन सबको काफ़ी बिजी रखा हुआ है। ये पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेटिंग मोमेंट और यहाँ के अवाम के लिए भी बड़ा एक अहम मैसेज है कि छोटी सी 6 माह की बच्ची जो है वो किस तरह से करीब लेकर आई है लोगों को। सो अगर ये छोटे बच्चों से जो है आगे ये दुनिया में रंग है और आज हमने बिस्मा की जो पूरी इस हिम्मत को भी देखा और साथ साथ उनको सराहना बहुत ज़रूरी था। ख़वातीन के लिए अगर इंक्लूसिव माहौल आप पैदा करेंगे तो भरपूर तरीके से अपनी सलाहियतें दिखा सकेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।